अपना चल रहा था डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए की। देखो भाई, द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया? वाटसन व क्रिक ने। वाटसन व क्रिक ने, ठीक है। अपन ने ये पढ़ा देखो कि नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा और H3PO4 है ना, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं बताओ? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और जब ये न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे मिल जाए तो आपने इसको कहा था क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा था भाई, ठीक है। क्या कहा था? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब अगर मान लो ऐसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है सपोज, ठीक है। ऐसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो एक दूसरे से विपरीत चलते हुए कुंडलित हो जाएं। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड इस प्रकार से, एक ऊपर की तरफ चलेगा, एक नीचे की तरफ, और दोनों क्या हो जाए बताओ? ऐसे कुंडलित हो जाएं। तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं अगर कुंडलित हो जाती हैं, है ना, तो इसे आप बोलेंगे क्या? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, द्विकुंडलित संरचना। तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना पाई जाती है, ध्यान रखना, जिसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला चल रही है किधर? नीचे की तरफ, और दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला चलेगी ऊपर की तरफ। जब आपने शर्करा बनाई थी तो शर्करा में ध्यान दो, एक में तो था इस प्रकार से ओ ऊपर की तरफ, तो एक जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनेगी उसमें तो ओ रहेगा ऊपर की तरफ, और दूसरी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला इसके बगल में चलेगी उसमें रहेगा ओ नीचे की तरफ। हो गई ना विपरीत? एक ऊपर की तरफ चल रही है, एक नीचे की तरफ चल रही है। फिर इसका नाइट्रोजनी क्षार और इसका नाइट्रोजनी क्षार दोनों आपस में HB बना लेंगे भाई। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत चलते हुए कुंडलित हो जाती हैं। एडेनिन थाइमिन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ भाई। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 HB बनाता है, ठीक है, और साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 HB बनाता है। तो एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ेगा और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जुड़ेगा, ठीक है। जितने प्यूरिन होंगे ना उतने ही पिरिमिडीन होंगे। क्यों? इसमें देखें, एजी प्यूरी, एजी प्यूरी का मतलब एडिनिन और ग्वानिन प्यूरिन है। एडिनिन और ग्वानिन प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षार है भाई, ठीक है। तो ये एडिनिन और ये ग्वानिन, ये दोनों तो क्या है बताओ? प्यूरिन है ना। अपने C2 के पीर का डीएनए अटकेगा। मतलब क्या है? C2 का पीर का मतलब क्या है? जो पिरिमिडीन है ना वो कौन कौन से होते हैं? CTU। पिरिमिडीन नाइट्रोजनी क्षार होते हैं CTU, साइटोसिन, थाइमिन और
यूरेसिल। देखो भाई मैंने ऐसे लिखा कि एजी प्यूरी अपने C2 के पीर का डीएनए अटकेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्यूरीन नाइट्रोजनी क्षार 2 हैं AG। ठीक है, पीर का मतलब पिरिमिडीन अपने पास कौन से हैं C2 CTU। तो प्यूरिन तो होता है AG और पिरिमिडीन होता है C2। डीएनए अटकेगा मतलब यह है कि इस डीएनए में अटकेगा का मतलब ATCG, ये 4 नाइट्रोजनी क्षार होते हैं भाई, अटकेगा कौन कौन से ATCG। ये तो हो गया किसमें डीएनए में। अब अगर मान लो आप आरएनए की बात करें तो आरएनए में इस थाइमिन की जगह यूरेसिल आ जाएगा। तो इस आरएनए में क्या हो जाएंगे बताओ AUCG हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास ये याद करने की एक ट्रिक है कि एजी प्यूरी अपने C2 के पेयर का डीएनए अटकेगा। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि प्यूरिन क्षार एडेनिन ग्वानिन है और पिरिमिडीन क्षार C2 है। C2 का मतलब साइटोसिन थाइमिन और यूरेसिल है। और डीएनए अटकेगा का मतलब है ATCG भाई। ठीक है, तो देखो भाई एजी प्यूरी, तो ये एडेनिन और ये ग्वानिन दोनों होते हैं क्या प्यूरिन। तो ए का और जी ये दोनों तो क्या हो गए प्यूरिन। और पिरिमिडीन कौन से हो गए C+T। ठीक है, तो जितने प्यूरिन होंगे उतने ही पिरिमिडीन होंगे, यानी A+G का जो योग है वो कितना होगा बताओ C+T के बराबर। या फिर मैं कहूं इसको अलग अलग ले लें, जितने A है उतने T होंगे, जितने A है उतने T होंगे। क्यों, A T के साथ बॉन्डिंग करता है, तो जितने A होंगे उतने ही T होंगे भाई। सही है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि 40 A है तो T कितने होंगे 40 ही होंगे। ठीक है, फिर मैं आपसे कहूं कि ग्वानिन 60 है, ग्वानिन 60 है, ये 60 है, तो C भी कितने होंगे बताओ 60 होंगे। इनको इनको जोड़ दो तो जितने प्यूरिन उतने ही पिरिमिडीन आएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, मैं एक बात ऐसे भी कह दूं इसको, A जितना उतना T, यानी परसेंटेज A बराबर परसेंटेज T, यानी A का T का परसेंट बराबर होगा, जितना A है उतना T होगा। परसेंटेज G बराबर परसेंटेज C। ठीक है, जितना परसेंट A होगा उतना परसेंट T होगा, जितना परसेंट G होगा उतना परसेंट C होगा। ठीक है, ये डीएनए। इस डीएनए में ध्यान रखना A किससे जुड़ेगा भाई T से और C जुड़ेगा G से, है ना। अब इस AT का और इस CG का अनुपात निकालें अपन, A+T का और C+G का अनुपात निकालें। वो अनुपात सपोज 1 आ गया, अनुपात 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि जितने A+T है उतने ही C+G है, जितने A+T है उतने ही C+G है। सही है कि नहीं भाई, अगर अनुपात 1 आ गया तो। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये A+T का और C+G का जो अनुपात है वो 1 आ भी सकता और नहीं भी आ सकता। अगर मान लो ये 1 आ जाए, ये अनुपात 1 आ जाए, तो फिर ध्यान रखना डीएनए टेस्ट होना ही बंद हो जाएगा। क्योंकि डीएनए टेस्ट का मतलब है कि इसमें ये जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं ना, इनके युग्म ये अलग अलग होंगे, अलग अलग। जैसे मान लो ये आ गया, पहले AT आ गया, फिर AT आ गया, फिर CG आ जाएगा, फिर AT आ जाएगा। ये जो ऑर्डर है ये ऑर्डर क्या होंगे बताओ, अलग अलग होते हैं ये ऑर्डर। अब इसमें ऐसा नहीं है कि भाई AT के बाद CG आएगा, फिर AT आएगा, फिर CG आएगा, फिर AT आएगा, AT फिर CG, फिर AT फिर CG, फिर AT फिर CG, फिर AT फिर CG। तो सबका ऐसा ही अगर डीएनए हो गया तो फिर टेस्ट नहीं होगा ना भाई।
तो इसका मतलब है कि ये अनुपात 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अनुपात 1 आ जाए ना, इसका मतलब जितने AT उतने CG, लेकिन क्रम फिर भी अलग अलग हो जाएगा भाई, क्रम वो नहीं रहेगा AT CG AT CG AT CG। ठीक है, तो आपके पास यह 3-4 चीजें आपने देख ली DNA में। पहली बात क्या देखी भाई कि AT के साथ 2 H बनाएगा, CG के साथ 3 H बनाएगा। जितने प्यूरिन है उतने पिरिमिडीन होंगे। प्यूरिन का मतलब A और G और पिरिमिडीन का मतलब C और T। इसका मतलब DNA में कौन कौन हो गए, A T C G हो गए। जितना A होगा उतना ही किसका परसेंट होगा, T का। जितना G है उतना C होगा। और ये जो अनुपात है वो 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है भाई। 1.52 आता है ये अनुपात अपने में। ठीक है, कितना 1.52, लेकिन 1.52 था, लेकिन ये ऑर्डर सब में अलग अलग रहेगा भाई, पैतृक को छोड़ करके, इनको छोड़कर पैतृक को छोड़कर। ठीक है, ये हो गया। अब अगर मान लो अपन DNA की स्ट्रक्चर देखें, देखो भाई ये इसकी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। इस डबल हेलिक्स में देखिए ये 5' सिरा है ना, ये 5' सिरा ऊपर जाकर के क्या हो गई 3'। तो देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत है भाई, इसमें ऊपर 3' है, इसमें 5' है। ठीक है, A T के साथ कितने H बढ़ा रहा है 2 और C G के साथ 3। ऑर्डर देखो कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, अब इधर इसकी H भी दर्शाई गई है, देखो A और T के बीच 2 H भी, C और G के बीच 3 H भी। स्ट्रैंड देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर है ना, और ये यानी ये तो जा रहा है 5' to 3' और ये 5' से 3' नीचे की तरफ। ठीक है ना भाई, तो 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल करके क्या हो जाती है भाई, कुंडली। 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे के विपरीत चल करके कुंडलित हो जाती है। दोनों आपस में जुड़ेंगी कैसे, ठीक है, लिखो इसमें एक लाइन लिखना है ना, टोपी डालो, DNA का विवरण लिख पढ़ो। देखो भाई DNA का द्विकुंडलित मॉडल वाटसन में क्रिक ने दिया था, वाटसन में क्रिक ने दिया था। वाटसन में क्रिक ने दिया था। नीचे लिखे DNA में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हुई कुंडलित होती हैं। एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हुई कुंडलित होती हैं। दोनों जुड़ेंगी किससे भाई, दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ेंगी किससे, नाइट्रोजनी क्षार युग्मों से। किससे जुड़ेंगी भाई, नाइट्रोजनी क्षार युग्मों से। देखो AT के साथ CG के साथ CG के साथ AT के साथ। ठीक है, तो नीचे लिखें दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नाइट्रोजनी
क्षार युग्मों से जुड़ती हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे भाई नीचे, एडेनिन थाइमिन के साथ कितने HB, 2। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 HB बनाता है, एडेनिन थाइमिन के साथ 2 HB बनाता है। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 HB बनाता है, तथा साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 HB बनाता है। ठीक है भाई, तो AT 2 HB बनाएगा और CG 3 HB बनाएगा। ठीक है, नीचे आप HB दर्शा दे चाहे इसको ऐसे, A और ये T 2 HB, C और ये G 3 HB, डॉट डॉट से दर्शा देना HB को ना। तो देखो भाई, इस प्रकार से एक सिड्डीनुमा स्ट्रक्चर हो गई। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी हुई है और बीच में क्या है, ये सिड्डीनुमा स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस सिड्डीनुमा स्ट्रक्चर में देखो AT के साथ CG के साथ, AT के साथ CG के साथ क्या बना रहा है, HB। ये बीच में HB है भाई। ठीक है, पीछे लिखें, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिड्डीनुमा संरचना बनाते हैं। इसमें ऐसे बना दो, देखो ऐसे ये बना करके, ऐसे 2 सिड्डी से बना करके ऐसे लगा देना, ये A, ये T, फिर ये T, फिर ये A, ये C, ये G, C। इसमें 2 HB, इसमें 2 HB, 3 HB, 3 HB, इस प्रकार से। देखो इसमें मान लो अपन यहां से लें और यहां आ गए, सही है, ये एक फेरा हो जाता है जिसकी दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है भाई? ठीक है, ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसमें यहां से लेकर के यहां तक ये एक फेरा हो गया, एक फेरे के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है। और इसमें नाइट्रोजनी क्षार युग्मों की संख्या होती है 10 भाई। नाइट्रोजनी क्षार युग्म कितने? 10। आप इसमें काउंट करके लिखना, 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो नाइट्रोजनी क्षार युग्मों की संख्या कितनी होगी? 10। तो 2 के बीच दूरी कितनी हो जाएगी फिर? 3.4। कितनी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। सही है ना भाई? 2 नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के बीच की दूरी ये लो, ये ले कितनी हो जाएगी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। आप अगर इसके व्यास की बात करें, ये होता है
20 एंगस्ट्रॉम भाई, ठीक है। एच भी इसमें ध्यान देना उसी हिसाब से बनाना भाई, ए टी के साथ 2 और सी जी के साथ 3 एच बी, ऐसे ए टी के साथ 2 फिर 2 एच बी, सी जी आ गया तो 3 एच बी भाई, ठीक है। इस प्रकार से डीएनए की आप डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बना दे। इससे भी ज्यादा बड़ा है, इससे बजाय नंबर बढ़वा इसकी बजाय तो। अब फिर वो ऊपर का वो नहीं आएगा 20 एंगस्ट्रॉम है। अरे भाई ये बन गया, देखो ये बन गया बस, आई बस ये 20 एंगस्ट्रॉम। और फेरा तो जानते हो ना, देखे तो होंगे, ले नहीं तो यहां से लेकर के यहां तक ले लो, ये फेरा हो जाएगा, सही है कि नहीं। और यहां पर देखो बढ़ाओगे जब कैसे, ए टी के साथ सी जी के साथ ये 2 ये 3 बस। क्रम कोई सा लिख दो भाई, बिल्कुल ऐसा नहीं कि इसकी तरह टिप के लिखेंगे, ए के बाद टी है, टी के बाद सी है, ए टी सी जी, सी जी ए टी सी जी, कुछ भी लिख दो है ना। बॉन्डिंग का ध्यान रखो बस, इसमें ऑर्डर कुछ भी लिख दो, वैसे भी सबका ऑर्डर अलग अलग आएगा, तुम जितने भी बैठे हो सबका ऑर्डर अलग अलग आना चाहिए, सबका डीएनए अलग अलग है, तो सब अपना अपना ऑर्डर लिखना है इसमें। ठीक है भाई, अब ये लिख दें इसका व्यास कितना होता है, ये कितना होता है, ये सारी चीजें हैं, लिखो नीचे। देखो डीएनए का व्यास, डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। एक फेरे के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है।
30 एंगस्ट्रॉम होती है। एक फेरे में नाइट्रोजनी क्षार युग्मों की संख्या, एक फेरे में नाइट्रोजनी क्षार युग्मों की संख्या क्षार युग्मों की संख्या 10 होती है। नीचे लिखें, अतः दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी, अतः दो क्षार युग्मों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। नीचे लिखें, प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन A+G बराबर C+T, प्यूरिन बराबर पिरिमिडीन A+G बराबर C+, परसेंटेज A बराबर परसेंटेज T और परसेंटेज C बराबर परसेंटेज G। A+T व C+G A+T व C+G का अनुपात एक हो भी सकता और नहीं भी, अनुपात एक हो भी सकता और नहीं भी। मनुष्य में यह अनुपात 1.52 होता है। लिखें, डीएनए में प्यूरिन पिरिमिडीन से या पिरिमिडीन प्यूरिन से जुड़ता है, प्यूरिन पिरिमिडीन से या पिरिमिडीन प्यूरिन से जुड़ता है। ये एच भी दर्शा दो भाई, देखो एडेनिन थाइमिन के साथ 2 एच बनाता है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ 3 एच बनाता है। ये स्ट्रक्चर दर्शाता है। एडेनिन थाइमिन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ। बस हो गया शायद, मैक्सिमम है और हो गया क्या? अब स्ट्रक्चर याद रह जाए तो बना देना, नहीं तो वैसे लिख देना क्या, AT के साथ 2, CG के साथ 3। ये तो सिर्फ इसलिए बनवा दिया अपन ने, सिर्फ कि आप देख सको कि एचपी कैसे होगी। जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ रहता है ना कि ये केवल विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए दिया गया है, मूल्यांकन के लिए नहीं है। ये है डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल भाई।
तो याद रखने वाली चीज है भाई, ए टी के साथ 2, सी जी के साथ 3 एच बनाएगा, डबल हेलिक्स होंगे, सिड्डी जैसी स्ट्रक्चर होगी, और सिड्डी के दोनों स्ट्रैंड क्षार युग्मों से आपस में जुड़ेंगे भाई, बेस पेयर से, बेस पेयर से आपस में जुड़ेंगे। इधर ये बैकबोन है, बैकबोन मतलब ये इधर जुड़ जाएगा इसके साथ, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के साथ जुड़ेगा। ठीक है, आगे चलो, है घर बना लेना है। देखो भाई, अपने इसको ऐसे कहें कि शर्करा फोस्फेट, शर्करा फोस्फेट शर्करा, यही है ना भाई, ऐसे ही तो जुड़ता है भाई। आप देखें पॉलीन्यूक्लियोटाइड, देखें आप एक बार पॉलीन्यूक्लियोटाइड, आप ये देखेंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये देखेंगे कि 2 शर्करा आपस में किससे जुड़ी हुई है, देखो 2 शर्करा आपस में फोस्फेट से जुड़ी हुई है ना, तो बस तो 2 शर्करा आपस में फोस्फेट से जुड़ी हुई है। और शर्करा से क्या जुड़ा हुआ रहता है, नाइट्रोजनी बेस, शर्करा से जुड़ा हुआ होता है नाइट्रोजनी बेस। ठीक है भाई, ये सपोज 5' 2 3', ठीक है। अब दूसरा देखें, शर्करा फोस्फेट, शर्करा फोस्फेट, शर्करा फोस्फेट, कितना है, इसमें देखिए भाई फिर क्या जाएगा बताओ, नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी बेस और नाइट्रोजनी, ठीक है, नाइट्रोजनी क्षार। अब ये दोनों नाइट्रोजनी क्षार आपस में क्या कर लेंगे बताओ, Hb ना, ये दोनों आपस में Hb करेंगे, ये वाला और ये वाला, सही है। इसको आप ऐसे लिख दें कि सपोज ये A है और ये T है, तो बताओ A और T कितने Hb बनेंगे, 2, सही है। यहां मान लो C और G है, C और G कितनी Hb करेंगे, 3, फिर आ जाएगा, कोई सा भी आ सकता है भाई, मान लो यही आ गया वापस, G और C कितनी Hb, सही है ना। तो इस प्रकार से ये तो हो गया क्या, एक सीधी दर्शा दी मैंने। अब आप इसको क्या कर दें, कुंडलित कर दें, ठीक है ना।
हो गया। अब देखो एक चीज ध्यान दें, आपने ये शर्करा बनाई थी, है ना, ये CH2O ऐसे जुड़ गया था, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, सही है नहीं भाई? ये जा रही है ऊपर की तरफ, तो इसमें देखो नीचे की तरफ तो कौन सा हिस्सा है? 3। भाई नीचे जब फॉस्फेट जोड़ोगे, ऊपर तो फॉस्फेट कहां जुड़ गया? 5 पर, और नीचे जुड़ गया किस पर? 3 पर जुड़ गया कि नहीं? तो नीचे की तरफ तो 3 है, ऊपर की तरफ 5 है, सही है? सही है भी? ठीक है, नीचे की तरफ क्या है? 3, ऊपर की तरफ क्या है? 5। अब जब दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाओगे तो उसको क्या करोगे भाई? उल्टा करोगे ना। उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ये 5 कहां जाएगा? नीचे, और ये 3, बोलो सही कि नहीं? तो ये जो लिख रखा है इसका समझ आ गया? 5 डैश 3 डैश 3 डैश 5 डैश है, ये ऊपर की तरफ जा रही है 3 डैश टू 5 डैश, ये नीचे की तरफ आ रही है 3 डैश टू 5 डैश, और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आपस में क्या हो रही है? कुंडलित। ठीक है, ये हो गया आपके पास द्विकुंडलित मॉडल। अगला टॉपिक डालें, न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्य। न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्य। न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्य निम्न है। पहला लिखें, प्रतिकृतित्व, और दूसरा प्रोटीन संश्लेषण। प्रतिकृतित्व और प्रोटीन संश्लेषण। प्रतिकृतित्व प्रोटीन संश्लेषण। फर्स्ट लिखें प्रतिकृतित्व। देखो भाई, प्रतिकृतित्व का मतलब होता है कि कुछ जो जैव अणु हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं, उनमें अपने समान दूसरा अणु बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, गुण पाया जाता है। अपनी फोटोकॉपी बनाने की टेंडेंसी पाई जाती है, अपनी फोटोकॉपी बना सकते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं आप क्या? प्रतिकृतिकरण। अपना जैसा दूसरा अणु बना लेते हैं, इसको क्या बोला जाता है? प्रतिकृतिकरण। ठीक है ना भाई? डीएनए में भी ऐसा गुण पाया जाता है। डीएनए भी अपनी फोटोकॉपी बना लेता है। डीएनए भी अपनी फोटोकॉपी बना लेता है। कैसे बनाता है? देखो, ये डीएनए है, ठीक है, ये इसकी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। तो जब दूसरा डीएनए बनाना होगा तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर खुल जाएगी। अब खुलेगी कैसे? आपको पता है, इनके बीच एचबी बनी हुई है, इनके बीच एचबी बनी हुई है, वो एचबी टूटने लगेगी भाई, खुल जाएगा। सही है। अब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं अलग अलग हो गई। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला भी एक नए डीएनए के लिए टेम्पलेट का काम करेगी, प्लेटफॉर्म का काम करेगी, और ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला भी किसका काम करेगी भाई? टेम्पलेट का काम करेगी। ठीक है, तो दोनों खुल जाएंगी। पहले खुल गई, देखो। उसके बाद इस पर भी नए डीएनए का निर्माण हो जाएगा और इस पर भी नए डीएनए का निर्माण हो जाएगा।
अब वो नए डीएनए का निर्माण कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कौन कौन इसमें काम करते हैं, क्या नहीं करते, ये बायोलॉजिकल पोर्शन भाई, कि ये फिर होगा कैसे। अपन सिर्फ इतना समझेंगे कि ये खुल गया, खुलने के बाद इस पर भी नया डीएनए बढ़ जाएगा और इस पर भी नया डीएनए बढ़ जाएगा। इस पर नया डीएनए बढ़ा कैसे, जैसे मान लो खुल गया, खुलने के बाद ये ए है, जो नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला आएगी उसका क्या आ जाएगा, इसका पूरक क्षार आएगा। ये ए है तो उसमें क्या आ जाएगा, टी आएगा, इसका सी है तो उसका जी आएगा। सही है कि नहीं। इसके ऊपर नया डीएनए बढ़ गया। देखो भाई ये पुरानी है और ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनी है ये नई है। सही है। ये डीएनए बन गया एक, इधर भी एक नया डीएनए बन गया, दो डीएनए बन गए। अब इस डीएनए में देखो एक जो स्ट्रैंड है वो तो पुराना ही है, एक नया बना है, एक पुराना और एक नया है, यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला इसमें बची रहती है भाई, और उसी के अकॉर्डिंग दूसरी बनती है, उसी के अकॉर्डिंग दूसरी बनती है, फिर मैं कहूं उसकी पूरक बनती है ना। अगर ये है तो टी बन जाएगा, सी है तो जी बन जाएगा, उसी के पूरक दूसरी बनेगी। इसको अर्ध संरक्षी विधि कहा जाता है। अर्ध संरक्षी इसलिए कहा जाता है कि आधा भाग संरक्षित रहता है। सही है कि नहीं। ये भाग क्या है बताओ, संरक्षित है, आधा भाग संरक्षित है, आधा भाग पुराना है, इसलिए इस मेथड को क्या बोलते हैं बताओ। ठीक है ना। तो प्रतिकृतित्व या प्रतिकृतिकरण का मतलब है अपनी फोटोकॉपी बनाना, और फोटोकॉपी बनाने के लिए खुल जाएगा, फिर इसके ऊपर डीएनए बढ़ जाएगा, इसके ऊपर डीएनए बढ़ जाएगा। ठीक है, लिखो। कुछ जैव अणुओं में अपने समान दूसरा अणु बनाने का गुण पाया जाता है। अपने समान दूसरा अणु बनाने का गुण पाया जाता है। जिसे प्रतिकृतिकरण कहा जाता है। डीएनए में भी अपने जैसा दूसरा अणु बनाने का गुण पाया जाता है। अपने जैसा दूसरा अणु बनाने का गुण पाया जाता है। नीचे लिखे। इस प्रक्रिया में नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के मध्य, इस प्रक्रिया में नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के मध्य, नाइट्रोजनी क्षार युग्मों के मध्य HB टूटने लगती है, HB टूटने लगती है, HB टूटने लगती है और दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं अकुंडलित हो जाती हैं। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं अकुंडलित हो जाती हैं। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला एक नए डीएनए के निर्माण के लिए टेम्पलेट का कार्य करती है।
टेम्पलेट का कार्य करती है। टेम्पलेट का कार्य करती है। चलिए एक कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पर, एक कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पर, एक कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पर एक नए डीएनए का निर्माण हो जाता है। एक नए डीएनए का निर्माण हो जाता है। नीचे लिखें, इस नए डीएनए में, इस नए डीएनए में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पुरानी रहती है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पुरानी रहती है, इसलिए इसे अर्ध संरक्षी विधि कहा जाता है। इसलिए इसे अर्ध संरक्षी विधि कहा जाता है। देखो डायग्राम बनाओ जो वैसे बना देना। पहले तो देखो ये डीएनए बन गया, ठीक है। अब इसको खोल दोगे तो इसको इधर ले आओ और इसको इधर ले आओ, इसके ऊपर नया डीएनए बना देना, इसके ऊपर नया डीएनए बना देना, ठीक है। और फिर ये अपने मर्जी से जोड़ दो तो ATCG है ना, बना दो।